फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर टेरिटरी, ये हमारा इंडिया है। इस इंडिया से आप मान लीजिए कुछ 12 नॉटिकल माइल्स, कितनी 12 नॉटिकल माइल। एक नॉटिकल माइल कितना होता है? एक माइल कितना होता है? 1 माइल इज 1.6 किलोमीटर्स। 1 माइल, 1 नॉटिकल माइल इज 1.8 किलोमीटर्स। ठीक है, ये भी समझ आ गया। मेन टेरिटरी से 12 नॉटिकल माइल समुद्र की ओर, इसको बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर्स। क्या बोलते हैं? जो स्टेट होगी उसका लॉ उसमें एप्लीकेबल है। उससे और 12 बाहर जाओगे ना, इसको बोलते हैं कॉन्टिग्यूअस जोन। कॉन्टिग्यूअस, कॉन्टिग्यूअस मतलब जुड़ा हुआ। कॉन्टिग्यूअस 12 कितने हो गए? 24। 200 माइनस 24 176। अगले जो आने वाले 176 हैं, इसको सर हम बोलते हैं EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसमें जो है कोई भी कंट्री अपने कोस्ट से दूर 200 किलोमीटर, सॉरी 200 नॉटिकल माइल तक EEZ होता है। यहां पे आप एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। आपको तेल निकालना है निकालो, आपको शॉर्ट्स निकालने हैं, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसलिए बोलते हैं इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव मतलब नॉट शेयर, बाकी कोई कंट्री इसमें नहीं आ सकती है। इस हो गए ना 12 + 12 24 + 176 कुल मिला के 200 नॉटिकल माइल हो गए। इस 200 नॉटिकल माइल के बाहर जो है उनको बोलते हैं ओपन वाटर्स। ठीक है ना, उसमें कोई भी कंट्री का जहाज आ सकता है, काम कर सकता है, चल सकता है, उसमें कोई रुकावट नहीं। चूंकि एंग्रिया बैंक जो है इट इज 100 माइल्स, दैट मींस इट इज अवे फ्रॉम टेरिटोरियल वाटर्स, इट इज अवे फ्रॉम कॉन्टिग्यूअस जोन, इट लाइज इन EEZ, इसलिए इसमें इंडियन एक्ट नहीं लगेगा। इसमें जो एक्ट लगता है दैट इज व्हाट वी कॉल मैरीटाइम जोन्स एक्ट। इंटरनेशनल एक्ट लगते हैं इसमें, इंटरनेशनल कानून इसमें चलते हैं। समझ आ रही बात? असल में ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं थी, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि कोस्ट से कितना दूर आप अपनी एक्टिविटीज कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अब जो है, हाँ, और एक कंडीशन आप यहां पे जोड़ सकते हो, सैलिनिटी। समुद्र के पानी में ही कोरल्स उगते हैं, पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में कभी नहीं पाए। लेकिन सैलिनिटी जो है इट शुड बी अराउंड 30 ppt। ppt मतलब पार्ट्स पर 1000। इट शुड बी अराउंड 30 ppt। अगर ज्यादा नमक पानी में आ गया उसकी वजह से भी सिट्रस आएगा, कोरल ब्लीच हो जाएगा। ठीक है ना, सो दीज आर सर्टेन कंडीशन। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये जो कोरल आइलैंड्स हैं, कोरल रीफ से कितनी टाइप की होती है। देखिए ध्यान से समझो, ये मान लीजिए लैंड सरफेस है, दिस इज लैंड। ये कोरल्स जो आते हैं ये इसी लैंड के साथ डेवलप हो जाते हैं, इस तरफ भी इस तरफ भी। आप मान लीजिए ये हो गया आपकी हॉरिजॉन्टल व्यू। अब मैं आपको टॉप व्यू दिखाता हूं। ये लैंड सरफेस है, इसके साइड साइड से ऐसे चिपक जाते हैं, ऐसे डेवलप होते हैं ये कोरल्स। ये समझ आ गया आपको? ये दो ही साइड से दिखा सकता हूं मैं, यहां से मैं पूरा दिखा दिया। इस वाले रीफ को बोलते हैं फ्रिंजिंग रीफ। क्या बोलते हैं? फ्रिंजिंग मतलब चिपकी हुई। ठीक है, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, अगर ये मान लीजिए आइलैंड था, ये सबडक्ट कर गया, नीचे चला गया, यानी इसका मतलब है ये कोरल्स तो अपनी जगह पे ही रहेंगी, बस ये जो बीच का ओशन है ये क्या कर गया, नीचे चला गया। नीचे चला जाएगा तो इन कोरल्स और इस आइलैंड के बीच में गैप डेवलप हो गई, लगून बन गया। क्या बन गया? लगून बन गया। इस वाली रीफ को हम क्या बोलते हैं? बैरियर। इसकी जो बर्ड्स आई व्यू है ये ऐसी होगी, ये आपका यही आइलैंड है ये, और इसके अब दूर दूर पाए जाते हैं आपका ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया। बैरियर है, बीच में लगून है, चिपका हुआ नहीं, चिपका होगा तो
फ्रिंजिंग, एक टाइम पे फ्रिंजिंग था, फिर लैंड जो है नीचे सबडक्ट हो गई, बीच में लगून डेवलप हो गया, जैसे मैंने आपको ये दिखाया। और आप मान लीजिए बिकॉज ऑफ एनी रीजन कि पूरा का पूरा आइलैंड सबडक्ट हो गया, दैट मीन्स ये ऐसे ही रहेंगी, बस ये आइलैंड नीचे चला जाएगा। इसकी जो बर्ड्स आई व्यू होगी वो ऐसे होगी कि बस साइड साइड से आपको कोरल देखिए, बीच वाला सारा घायल, इसको बोलते हैं एटॉल। क्या बोलते हैं? दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स। इट कैन बी फ्रिंजिंग, इट कैन बी बैरियर, इट कैन बी एटॉल। ठीक है। शैलो सबमर्ज्ड एटॉल आइलैंड, ये जो अंग्रिया है इट इज शैलो सबमर्ज्ड एटॉल आइलैंड, ये एटॉल है, ठीक है ना। लेकिन जो उसके बीच में है पूरा सबडक्ट नहीं हुआ है, शैलो सबडक्ट हो गया, इसीलिए बैरियर भी है। सो इट्स ए मिक्सचर ऑफ बैरियर एंड एटॉल। एंग्रिया इट इज शैलो सबमर्ज्ड एटॉल, मतलब ये बैरियर है थोड़ा सा एटॉल है, मतलब जितना इसमें तो पूरा ये विजिबल है, इसमें तो बिल्कुल इनविजिबल है, लेकिन इसमें आप मान लीजिए कि थोड़ा सा विजिबल है आपके किसमें, एंग्रिया में। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉल एंड बैरियर, इसलिए मुझे ये सब समझाना था। सो इट वाज इन न्यूज। और एक चीज न्यूज में थी जिसपे यूपीएससी ने लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा प्रीलिम्स में, बायोरॉक टेक्नोलॉजी। मैंने आपको बोला कि इंपॉर्टेंस क्या है इनकी, कोरल सर, दीज आर दी रेन फॉरेस्ट्स ऑफ द ओशन, की जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, जितने प्लांट्स जितने एनिमल्स को ये सपोर्ट करती है, इट इज अनप्रेसिडेंटेड, बहुत ज्यादा। दैट इज व्हाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर आल्सो इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स मतलब अगर आपके कोरल सही है, मतलब आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम सही है। दीज आर इंडिकेटर स्पीशीज। इंडिकेटर स्पीशीज किनको बोलते हैं? Which indicates the health of the ecosystem। कि अगर कोरल रीफ्स आपके सही सलामत है, दैट मीन्स आपके ओशन जो है वो सही सलामत। अभी मूवी बनी थी अक्षय कुमार वाली, राम सेतु, है ना, देख लेना एक बार, आपको थोड़ा आइडिया बैठ जाएगा। सो बायोरॉक टेक्नोलॉजी, ये तो टेक्नोलॉजी इज अ ग्लोबल टेक्नोलॉजी, लेकिन इंडिया में जो इसको लॉन्च कर रहा है, जो यूज कर रहा है, दैट इज ZSI, ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ में यूज कर रहा है। ये देखो ना, गल्फ ऑफ कच्छ जो है, कंफ्यूज नहीं होना, इट इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है इट इज कच्छ, और ये वाला पोर्शन जो इट इज, इसको कैम्बे भी बोलते हैं अंग्रेजों का नाम, लेकिन हमारा नाम क्या है, खंबल। तो गल्फ ऑफ कच्छ में ZSI, ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, वो बायोरॉक टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है। मैंने आपको भी बताया ना लोकेशन कहां पाएगी, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबल, आपके वेस्टर्न कोस्ट यानी आपके महाराष्ट्र कर्नाटका के आसपास, लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ मन्नार, पाल्क बे, और आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इस पे भी क्वेश्चन पूछा यूपीएससी, कहां पूछेगा। तो गल्फ ऑफ कच्छ में ZSI जो है वो इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है। ठीक है, तो होता क्या है इसमें, सर आपने सुना है नाम इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आयरन जो होता है, आयरन, ये एक ड्यूरेबल और ऐसा मटेरियल है विच हैज अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, मजबूत होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें जंग लगती है। तो व्हाट वी डू, हम इसको एनोड कैथोड बनाते हैं, ऊपर से जिंक का एक तरफ इसको एनोड रखते हैं, दूसरी तरफ जिंक का कैथोड बनाते हैं, फिर इनके बीच में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो कुछ आयन्स जो है वो जिंक से उठ के इस आयरन के ऊपर चिपक जाते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो सेम टेक्नोलॉजी वी यूज है। हम स्टील का फ्रेम लेते हैं, उसमें फिर यही करंट्स पास करते हैं, जो समुद्र के पानी में, जब आप पढ़ोगे ओशनोग्राफी, आप पढ़ोगे साल्ट बजट, कि कितना समुद्र के अंदर नमक जाता है, कितना बाहर आता है। आप देखोगे कैल्शियम होता है, ठीक है, NaCl होता है। तो कैल्शियम जो है वो इस स्टील रॉड के ऊपर डिपॉजिट होता है। यही तो चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट को, ज़ूसेंथेरी को, यही तो चाहिए कि उसको एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जो कोरल पॉलिप्स उसको देते थे, है ना। तो कोरल पॉलिप्स बना बनाया है, तो ऊपर से ज़ूसेंथेरी आएगा, चिपक जाएगा, और विद इन टाइम
इतने ज्यादा कोरल्स बन पाएंगे जो नेचुरली प्रोसेस से हजारों साल लगेंगे, ठीक है। इस टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं? बायोरॉक टेक्नोलॉजी। हम लाइमस्टोन स्ट्रक्चर्स डेवलप करते हैं आर्टिफिशियली बाय यूजिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड, ठीक है ना। सो ये मेथड यूज करके हम बना देते हैं रॉक, इसका बायोरॉक, उसके ऊपर फिर आके सूजन चिपक जाते हैं और कोरल्स की डेवलपमेंट होती है। तो जहां जहां पे भी कोरल्स को कोई नुकसान है वो उस जगह पे हम इस टेक्नोलॉजी का यूज करके कोरल्स को फिर से रीइंस्टेट कर सकते हैं, रीडेवलप कर सकते हैं, ठीक है। और भी इसकी एप्लीकेशंस हैं। मरीन कोस्टल जो है उसमें प्रोटेक्शन देते हैं। अगर आप गए होंगे मुंबई, या आपने मूवीज में भी देखा होगा मुन्ना भाई MBBS वगैरह, जहां पे संजू बाबा बैठता है, फिर वो कोस्ट्स के साइड में, तो वहां पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, पत्थर टाइप होते हैं, हाँ, है ना। इनको ट्राइपॉड्स, टेट्रापॉड्स बोलते हैं, इनको ग्रॉइन्स बोलते हैं। ग्रॉइन्स क्या होता है असल में कि जो वेव आती है तो वो बीच के साथ टक्कर मारती है, तो वहां पे जो रॉक होगी, सॉइल होगी, उसको इरोड करके लाती है। तो हम वहां पे इस तरह के टेट्रापॉड्स, ट्राइपॉड्स, ग्रॉइन्स रखते हैं ताकि जब समुद्र की वेव आएगी वो इनसे टक्कर मारेगी और जो पानी है वो इनमें गैप्स होती है ना, गैप्स के थ्रू पानी वापस चला जाता है, तो बीच इरोजन नहीं होता। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स भी आप इस बायोरॉक टेक्नोलॉजी से बना सकते हैं। सो इट वाज आस्क्ड लास्ट ईयर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पे यूपीएससी, ठीक है। इस बार जो है आंग्रिया बैंक पे फोकस रख सकते हैं, ठीक है। और भी एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था रिलेटेड टू वेटलैंड्स। सो वेटलैंड इज आल्सो एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। वेटलैंड्स देखते हैं। उसने पूछा था वेटलैंड्स आर आल्सो रिगार्डेड एज द किडनीज ऑफ द नेचर। व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, यानी फिल्ट्रेशन, like forests are the lungs and wetlands are the kidneys। ऐसे करके अप्लाइड क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन जो थे वेरी क्लोज थे, लेकिन ऑब्वियसली उनमें थोड़ी सी चूक तो की थी उसने कि आप सही आंसर तक पहुंच सकते थे यूजिंग योर लॉजिक, ठीक है। सो वेटलैंड्स जो है दीज आर एक्चुअली ट्रांजिशन जोन। जैसे मैंने आपको कल इकोटोन बनाया, इकोटोन बनाया, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इकोटोन। सर कल पढ़ा, आज अप्लाई कर रहे हैं। These are the ecotones. These are the transition area between terrestrial and aquatic ecosystems. Terrestrial और aquatic, हमारे aquatic here I mean ocean, seas, उनके बीच में जो एरिया होगा they are called wetland। जैसे लेक है, ये लेक है ना, तो लेक जो है it is purely a aquatic ecosystem। लेकिन जब मानसून टाइम आता है ऑब्वियसली पानी ज्यादा आएगा लेक में, लेक में पानी आएगा तो लेक की लेवल बढ़ जाएगी। आप मान लीजिए पानी यहां तक चढ़ गया, लेकिन जब लीन सीजन होगा ये लेवल वापस गिर जाएगी। तो ये रीजन हाई टाइड लो टाइड के बीच में जो रीजन है इसको भी वेटलैंड बोलते हैं। इसमें जो है एक इंपॉर्टेंट आई है जिसको हम बोलते हैं वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 करंट अफेयर्स है, कल पढ़े। अभी मैं आपको ये वेटलैंड्स वगैरह समझाता हूं। सो वेटलैंड्स जो है हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके हिमालयाज में, हिमालयाज में अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा हिमालयाज पूरे देखो ना, ये जो हमारा वुलर है, आंचार है, ठीक है, आपका डल लेक है, वही होकर सर ये जो मैंने बोला पानी की लेवल जो बढ़ती है, तो द एरिया बिटवीन लो टाइड एंड हाई टाइड, इसको बोलते हैं हाई टाइड, इसको बोलते हैं लो टाइड, इसके बीच में जो एरिया है इसको भी वेटलैंड बोलते हैं। तो पूरे हिमालयाज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। पैंगोंग सो, सोमोरिरी, ठीक है ना, ऐसे करके दीज आर द वेटलैंड। इसी तरह डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। और यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा जैसे फॉर एग्जांपल रण ऑफ कच्छ, मार्शी लैंड, इनलैंड ड्रेनेज क्या है, इनलैंड ड्रेनेज वो ड्रेनेज होगी कि दरिया तो आ रहा है लेकिन आगे जाके किसी वाटर बॉडी से मिलना चाहिए ना, नहीं मिलता, बीच लैंड में ही सूख जाता, इसलिए रन ऑफ कच्छ जो है
जो लूनी रिवर आती है, क्या नाम है? लूनी। ये निकलती है अरावली से। कहां से? ज्योग्राफी में पढ़ोगे, ठीक है। तो वो रन ऑफ कच्छ में ही अपना सारा पानी छोड़ देती है। तो रन ऑफ कच्छ पूरा दलदला है, स्वैम्पी एरिया, तो ठीक है, मार्शी लैंड। तो रन ऑफ कच्छ आप याद रख सकते हो। अब जो मैं नाम पढ़ रहा हूं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। सांबर लेक, ठीक है। पचपदरा, PACHPADRA, पचपदरा, ये आपका हो गया आपके डेजर्ट और सेमी एरिड जोन में। ये डेजर्ट वेटलैंड्स हैं, जैसे अभी मैंने पैंगोंग बोला, सोमोरिरी बोला, वुलार बोला, ठीक है। ये हो गया आपके हिमालयन रीजन। अब मैं बात कर रहा हूं डेजर्ट रीजन की। डेजर्ट में जो पाए जाते हैं वो कौन है? सांबर है, रन ऑफ कच्छ है, पचपदरा है, दिदवाना, ये पूछा था यूपीएससी। इनको पियाला लेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पियाला। पलाया भी बोलते हैं, याद रखना मेरी बात। इसमें क्या होता है, जब बारिश होती है तो पानी आता है, इनमें भर जाता है, लेकिन जब लीन सीजन आता है सारा पानी इवापोरेट हो जाता है, नीचे सॉल्ट छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? सॉल्ट छोड़ते हैं, सॉल्ट पैन बन जाता है। इनको पिलाया भी, पलाया भी बोलते हैं, पियाला भी बोलते हैं। दिदवाना इज द वेरी गुड एग्जांपल। यहां से बोरेक्स निकलता है। क्या निकलता है? याद है डिस्को पाउडर क्या नाम की? वो बोरेक्स से बनती है, ठीक है ना। पियाला लेक्स, पलाया लेक्स, दिदवाना, सांबर, पचपदरा। और भी आप एग्जांपल याद रख सकते हो। लुकरनसर, LUKRANSAR, लुकरनसर। क्वेश्चंस पूछे गए, तो अगर इस तरह की चीजें आपको और मिल रही है, वही से तो क्वेश्चन बनने हैं ना। लेकिन अभी JKPSC एग्जामिनेशन से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कॉपी कर लेता है, वहां से चीजें उठा के उन्होंने दिदवाना पूछ दिया, ये लुकरनसर पूछे, ठीक है ना। इसी तरह आपके वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट नाम बताता हूं, जहां पे भी ये आएगा आप वेस्टर्न घाट्स या वेस्टर्न इंडिया के साथ जोड़ सकते हो। दीज आर कॉल्ड माइरिस्टिका स्वैम्प्स। क्या बोलते हैं? माइरिस्टिका। माइरिस्टिका जो है असल में एक प्लांट स्पीशी है, और ये सर हाइड्रोफाइट है। क्या है? ये ऐसा प्लांट है जो पानी में उगता है। तो जहां पे भी पूरा वेस्टर्न घाट्स, पूरा वेस्टर्न इंडिया, पूरा वेस्टर्न कोस्ट जो हमारा है, वहां पे माइरिस्टिका स्वैम्प्स पाए जाते हैं। कहां से नाम लाया है इन्होंने? माइरिस्टिका ने कहां से नाम लाया? ये प्लांट स्पीशी है माइरिस्टिका। दीज आर हाइड्रोफाइट्स, पानी में उगने वाले। तो जो भी एरिया में जहां वेटलैंड होगा वहीं तो उगेंगे ना। सो दैट इज व्हाई वी कॉल दिस माइरिस्टिका स्वैम्प्स। इसी तरह गैंजेटिक रीजन जो हमारा गंगा है, कहां से निकलता है? गंगोत्री से नीचे जाता है पूरा आपके बांग्लादेश में, ये जुड़ जाता है। बांग्लादेश में इसको पद्मा बोलते हैं। जो ऊपर से ब्रह्मपुत्र आता है उसको बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं। दोनों मिलके बनाते हैं मेघना, ठीक है ना। तो वहां तक इसके साथ साथ में बहुत सारे वेटलैंड जुड़े हुए। आपने सुना है नाम ऑक्सबो लेक्स? जो रिवर होता है ना, रिवर हमेशा जो है ऐसे चलता है, इनको क्या बोलते हैं? मींडर्स, है ना। कभी कभार ये मींडर बहुत बढ़ जाता है, ऐसे बढ़ जाता है, ठीक है ना। कभी कभार तो इतना बढ़ जाता है, ध्यान से सुनो, ऐसे चलता है रिवर हमेशा, ठीक है। ये क्यों चलता है? बिकॉज ऑफ द लेटरल इरोजन। पानी जो है ये साइड कटिंग कर देता है। और आपने सुना है नाम कोरियोलिस फोर्स? तो कोरियोलिस फोर्स भी लगता है, इसकी वजह से ये भी बन जाता है, ठीक है। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, आप याद रख सकते हो। तो ये मींडर जो है कभी कभार बहुत बढ़ जाता है, ये कभी कभार ऐसा बन जाता है कि आ गया, इतना बड़ा कभी कभार बन जाता है ये मींडर, ठीक है। तो ये देखो ना, यहां से और यहां के बीच में डिस्टेंस कितनी है? बहुत ही कम है। तो पानी सोचता है कि इतना घूम के क्यों आऊं, सीधे यहां से यहां जंप करो। अल्लाह, पानी क्या बोलेगा बेचारा? बिकॉज ऑफ एनी जियोलॉजिकल प्रोसेस, कि पानी की लेवल ज्यादा बढ़ गई तो कभी कभार पानी यहाँ पे कटिंग करके सीधे इसके साथ जुड़ जाता है। तो ये वाला साइड कट हो गया ना, जिसको बोलते हैं ऑक्सबो। तो आपके पूरे गैंजेटिक रीजन में ऑक्सबो लेक्स पाए जाते हैं। इनको डिफरेंट नाम दिए जाते हैं। इनको झील बोला जाता है, इनको बील बोला जाता है, चौर बोला जाता है,
ठीक है ना, चौर, झील, बील, माउंट, ऐसे कर करके नाम दिए जाते हैं। तो पूरे गैंजेटिक रीजन में भी आपकी मेंटरिंग की वजह से गंगा जो है वो वेटलैंड्स बना देते हैं। इसी तरह डेक्कन में पाए जाते हैं या कोस्ट्स में पाए जाते हैं। आपने नाम सुना है कोलेरू लेक, कृष्णा और गोदावरी रिवर जो है उनके बीच में पाया जाता है, जहां पे वो सी में एंटर करते हैं ना बिया बंगाल में, उन दो रिवर्स के बीच में एक फ्रेश वाटर लेक है, लेकिन बड़ा बहुत है लेकिन शैलो है, उसकी डेप्थ उतनी ज्यादा है नहीं, उसको बोलते हैं कोलेरू लेक, ठीक है ना। तो ये आप एग्जांपल ले सकते हो साउथ इंडियन वेटलैंड। अब इंपॉर्टेंस क्या है वेटलैंड्स की? किडनीज, बताया ना मैंने, तो दीज आर द किडनीज। किडनीज मतलब फिल्ट्रेशन, है ना। बारिश हो गई तो आपने सुना होगा नाम, इसको बोलते हैं हम, एक तो क्या सेंट्रीपिटल, एक ड्रेनेज होती है जिसको हम बोलते हैं, आई थिंक सेंट्रीपिटल ही बोलते हैं इसको, कि अगर किसी जगह पे ना लो लाइंग एरिया है, गड्ढा जैसा है, तो साइड साइड से जितने भी नदियां हैं ये इसी में आ जाती हैं, स्पोक्स की तरह, जैसे स्पोक होते हैं ना झील में। हाँ, बेसिन टोपोग्राफी मतलब गड्ढा, है ना, गड्ढा जैसा होगा, तो वहां पे पानी जमा हो जाता है, तो जितना भी वो अपने साथ गंद लाएंगे वो सारा इसी में डिपॉजिट हो जाता है, पानी फिर वापस इवैपोरेट होके हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पानी साफ आ जाता है। सो दे एक्ट एज नेचर्स किडनीज, दिस इज द इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग, न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग। जैसे भी मैंने दिदवाना बोला, बोरेक्स लाता है, पानी उड़ गया, रह गया क्या, बोरेक्स, जो आसपास रहने वाले लोग सब जाके बोरेक्स निकालते हैं, जिसको पाउडर बनाते हैं, उसकी मार्केटिंग कर देते हैं। सो रिसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। फ्लड कंट्रोल में मदद करती है सर, दीज एक्ट एज स्पॉन्जेस। जब पानी की लेवल बढ़ेगी तो वेटलैंड बोलते हैं आ इधर आ, मुझे भी थोड़ा सा दे दे पानी, मैं अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लूं, तो फ्लड बफरिंग एक्ट करते हैं, ठीक है। या बाकी कॉमर्शियल एक्टिविटीज, फिशिंग, रिक्रिएशन, है ना, उसमें काम आते हैं। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ योर वेटलैंड, ठीक है। अब जो है इन वेटलैंड को बचाना कितना इंपॉर्टेंट है फिर सर, बहुत ज्यादा। इसीलिए ग्लोबल कम्युनिटी, पूरे वर्ल्ड ओवर ग्लोबल कम्युनिटी ने इस इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज किया। दैट इज व्हाई 1971 में ईरान के सिटी रामसर में कन्वेंशन जो है वो साइन की गई। देखिए दो चीजें होती है, एक होती है कन्वेंशन, एक होता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल जो होता है बाइंडिंग होता है, अगर किसी बंदे ने प्रोटोकॉल तोड़ा तो उस पर क्या फाइन लगे, पनिशमेंट लगना ही लगेगा। लेकिन कन्वेंशन को आप अवॉइड कर भी सकते हो और बीच बीच में आप इसको वायलेट भी कर सकते हो, इसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं होती, इसके लिए कोई एनफोर्समेंट एजेंसी नहीं होती, ठीक है। सो रामसर की सिटी में, ईरानियन सिटी रामसर में 1971 में कन्वेंशन की गई, उसको बोलते हैं रामसर कन्वेंशन। एंड रामसर कन्वेंशन इज फॉर द वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स। क्या बोलते हैं, वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स, रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। इसमें दो चीजें, एक तो मैंने बोला वाइज यूज और कंजर्वेशन, और इसमें एक लिस्ट बनाया जाता है जिसको बोलते हैं वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। वेटलैंड सर, ये भी वेटलैंड बाहर दे दो, अभी भी पानी जमा है, लेकिन ये इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का नहीं है। तो तीन चीजें याद रखना, रामसर कन्वेंशन, इट इज फॉर द कंजर्वेशन, इट इज फॉर द वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स, एंड इट गिव्स अ लिस्ट जिसको बोलते हैं वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। और इंडिया की बहुत सारी है, इसमें अराउंड 49 तो थी, और भी ऐड हो गई होगी। आई विल टेल यू द करंट अफेयर्स कि अभी 2023 में कितनी है, ठीक है। सो अभी तक इंडिया में 49 साइट्स इसके अंदर है, लेकिन किस साइट को आप बोलोगे दिस इज द वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया जो है 10 है, कितने, और उतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको शॉर्ट में 2-4 बता देता हूं विच इज कन्वीनियंट आपके लिए होंगी कि आपको याद रह जाए, ठीक है। किसको आप बोलोगे वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है, नंबर 1 सर, इट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव। जब उधर का नाम आता है तो कश्मीर का नाम आता है, सही बात है कि नहीं। सो इट शुड बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन एरिया, इट शुड बी रेयर एंड इट शुड बी यूनिक।
सो आप लिख सकते हो पहला क्राइटेरिया इज इट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव, इट शुड बी रेयर एंड इट शुड बी यूनिक। सेकंड आप लिख सकते हो इट शुड बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंजर्विंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आप लिख सकते हो कंजर्विंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कि जो उसमें स्पीशीज पाई जाती है वो यूनिक है, उनको बचाता है ये वेटलैंड, ठीक है। सो कंजर्विंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ वाटर बर्ड्स, कि कितने टाइप के वाटर बर्ड्स पाए जाते हैं। अगर आप डल लेक में देखोगे उसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, है ना। उन सबको बचाने के लिए आपने डल लेक को बचाना पड़ेगा। माइग्रेटरी बर्ड्स भी होते हैं फिश के बेसिस पे, सो फिश के बेसिस पे, वाटर बर्ड्स के बेसिस पे, ठीक है, कंजर्विंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बेसिस पे, एंड इट शुड सपोर्ट 1% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीशीज। फॉर एग्जांपल क्रेन, क्रेन की जो तादाद है आप मान लीजिए 10,000 है पूरे जम्मू कश्मीर में, और अगर किसी वेटलैंड में इस 10,000 का 1% पाया जाता है, अराउंड 100, तो उसको आप डिक्लेयर कर सकते हो इट इज ए वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल, दैट इट शुड कंजर्व एटलीस्ट 1% ऑफ एनी स्पीशीज। 10,000 क्रेन पूरे जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, उसमें से 100 जो है वो डल लेक में पाए जाते हैं, तो डल लेक शुड बी कैटेगराइज्ड एज वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल। एक तो ये लिस्ट बनाता है, ये वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का लिस्ट होता है, जिसमें से अभी तक इंडिया में कितने हैं 49। और भी इसके अंदर एक रिकॉर्ड होता है, एक लिस्ट होता है, उसको बोलते हैं मॉन्ट्रू रिकॉर्ड। क्या बोलते हैं? लिखते हैं मॉन्ट्रियक्स, पढ़ते हैं मॉन्ट्रू, मॉन्ट्रू रिकॉर्ड बोलते हैं। मॉन्ट्रू रिकॉर्ड जो है इसी रामसर कन्वेंशन के अंडर एक लिस्ट बनाया जाता है। इसमें वो वाले वेटलैंड्स डाले जाते हैं जिनके इकोलॉजिकल कैरेक्टर में ड्रास्टिक चेंज आई हो। क्या बोला मैं? जिनके इकोलॉजिकल कैरेक्टर में कोई ड्रास्टिक चेंज आई हो। ड्रास्टिक चेंज मतलब पोल्यूशन, ड्रास्टिक चेंज मतलब एनक्रोचमेंट। लोगों ने जैसे डल का क्या हो, लोग सब्जियां बना रहे हैं, किस में बना रहे हैं? डल में बना रहे हैं, उसको रिक्लेम किया। क्या बोलते हैं उसको? रिक्लेमेशन। मट्टी डाल डाल के उसको जो है एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो कोई भी वेटलैंड जिसका इकोलॉजिकल कैरेक्टर में ड्रास्टिक चेंजेस आई हो, उसको हम किस में डालते हैं? मॉन्ट्रू रिकॉर्ड। इंडिया में जो सबसे पहले घुसा था दैट वाज द चिल्का लेक ऑफ उड़ीसा। सुना है नाम से चिल्का? लेकिन उसके बाद वहां पे एक आंदोलन चला, उसको बोलते हैं चिल्का बचाओ आंदोलन। एक मूवमेंट चला जिसने चिल्का को रेस्टोर किया, चिल्का को रिजुविनेट किया, चिल्का को बचाया। तो बहुत सारे आए गए, लेकिन अभी प्रेजेंटली देयर आर 2 लेक्स, 2 वेटलैंड्स जो अभी भी मॉन्ट्रू रिकॉर्ड में है फ्रॉम इंडिया। एक का नाम है सर लोकटक लेक, दूसरे का नाम है क्योलादेओ घाना। लोकटक लेक इज इन मणिपुर, इसका दूसरा नाम है केबुल लामजाओ। इसका दूसरा नाम क्या है? केबुल लामजाओ। लोकटक लेक मणिपुर में है, और दूसरा जो है वो है क्योलादेओ घाना, ये राजस्थान में। मतलब जैसे थे ये, जो इनका इकोलॉजिकल कैरेक्टर था उसमें ड्रास्टिक चेंज हुआ है, ठीक है ना। और उसको रेस्टोर करने के लिए इसको मॉन्ट्रू रिकॉर्ड के अंदर हमने डाल दिया। Am I very clear to you? Yes, sir. So 2 है अभी भी। ठीक है। इसी तरह जो आपके रिवर सिस्टम्स हैं, वो भी तो आपकी इकोसिस्टम है ना, एक्वेटिक इकोसिस्टम, उनको भी बचाना है, ठीक है। अगर आप देखोगे हमारे यहां इंडिया में नमामि गंगे प्रोग्राम है, गंगा एक्शन प्लान है, ठीक है ना। तो ऐसे करके डिफरेंट प्लान्स आते हैं। जैसे इनका जो मेन फोकस है दैट इज ऑन द, इसको हम बोलते हैं अविरलता। क्या बोलते हैं? ये जो सांस्कृतिक टर्मिनोलॉजी है ना, हिंदी टर्मिनोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये एग्जामिनेशन में यूज कर रहे हो, और अगर आपका एग्जामिनेशन इवैल्यूएटर जो है इज वेल पर्सनड विद हिंदी, ये अच्छा इम्पैक्ट देता है, आपको आंसर अच्छे की मतलब मिल सकते हैं, ठीक है। अविरलता, अविरल धारा एंड निर्मल धारा,
ये हमारा फोकस है रिवर कंजर्वेशन के लिए। क्या बोलते हैं इसको? अविरलता। अविरलता का मतलब है कॉन्टिन्यूअस फ्लो, कॉन्टिन्यूअस। इसलिए जो नमामि गंगे प्रोग्राम है, इसका जो मकसद ये है वो है अविरल धारा एंड निर्मल धारा, मतलब कंटिन्यूअस फ्लो एंड क्लीन। ये दो चीजों पे फोकस रखना है, क्योंकि अगर आप देखोगे जो हमारे नेशनल रिवर्स है, लाइक वी सी गंगा, वी सी यमुना। यमुना में भी रिसेंटली फ्रॉथ आया था, झाग चढ़ रहा है। दैट मीन्स इतनी ज्यादा इसमें केमिकल पोल्यूशन हो चुकी है, इतनी ज्यादा इसमें केमिकल पोल्यूशन हो चुकी है कि फ्रॉथ आ रहा है वो, ठीक है ना। तो हमारा जो फोकस है नमामि गंगे प्रोग्राम, नेशनल एक्शन प्रोग्राम, इन रिवर्स को बचाने के लिए उनका जो मेन फोकस है दैट इज अविरलता। अविरलता को अंग्रेजी में हम बोलते हैं रिवर रेजीम। क्या बोलते हैं? रिवर रेजीम। मतलब देखिए हमारे यहाँ पे रिवर्स जो है दो तरह के पाए जाते हैं इंडिया में। वन इज कॉल्ड पेरिनियल रिवर्स, अनदर इज कॉल्ड सीजनल रिवर्स। जो भी हिमालय से रिवर्स निकलते हैं दे आर पेरिनियल, ठीक है। और जो भी साउथ इंडियन रिवर्स हैं दे आर मोस्टली सीजनल, ठीक। लेकिन साउथ इंडिया में एक रिवर है जो पेरिनियल है, आप बता सकते हो उसका नाम? कावेरी। व्हाई? बिल्कुल, उसको दोनों तरफ से बारिश मिलती है, साउथ वेस्ट मानसून से भी और नॉर्थ ईस्ट मानसून से, ठीक है ना। बाकी सब छोड़ के बाकी जो है दे आर सीजनल रिवर्स, क्योंकि दे आर मानसून डिपेंडेंट। अगर अच्छी खासी बारिश हुई है आपके वेस्टर्न घाट्स पे, वहीं से तो निकलते हैं मैक्सिमम रिवर्स। गोदावरी